इस सेगमेंट में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें भी पार्ट ए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स। अब मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा है और इसके ऑलरेडी हम लोग कुछ टॉपिक्स के कुछ लेक्चर्स वीडियो में बना चुका हूँ। ये 5वां वीडियो है, तो आप लोग को प्रीवियस जो वीडियो चाहिए जो टॉपिक्स के, वो आप लोग जाके चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के नाम पे प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो ये मिल जाएंगे, लेक्चर वीडियो। आज के स्पेशली हम लोग इस टॉपिक में ये जो टॉपिक मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे ये मेंशन है कंपोनेंट फॉर्म इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो ये टॉपिक आज के हम लोग इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ है कंपोनेंट फॉर्म इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशन, इसका मतलब हुआ कि कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को आपको कंपोनेंट निकालने हैं उस वेक्टर का 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। और अच्छे से मैं अगर बताऊं तो इसका मतलब किसी वेक्टर का आपको रिजोल्यूशन करना है, उसको रिजॉल्व करना है 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यहाँ पे ये आपका ये नोट्स है। यहाँ अगर मैं इस टॉपिक को और अच्छे से इलेबोरेट करके यहाँ पे लिखूं तो देखिए यहाँ पे ये हेडिंग जो आएगा वो आएगा रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। किसी सदिश का हम लोग उससे वेरियस कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाले हैं। तो पहले 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, वो फिर 3 डायमेंशन में। अब यहाँ पे आप लोग जरा एक बात समझिए कि अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं या उसको रिजॉल्व करने हैं 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में, तो उसका टेक्निकल मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ये यहाँ पे एक पिंड है। अब इस पिंड पे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एक बल लग रहा है और बल जो है वो 5 न्यूटन का लग रहा है। आप पहले इसको एग्जांपल से समझिए कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट निकालना या उसको रिजॉल्व करना, इसका मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सिचुएशन याद रखिए, रियल सिचुएशन है कि एक पिंड है, इस पिंड पे 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सिचुएशन को अलग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि मान लीजिए एक पिंड है। अब कहने का मतलब इसी 5 न्यूटन का ये जो बल लग रहा है, इसी को मैं 2 पार्ट में रिजॉल्व या कंपोनेंट बदलने वाला हूं। तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का मैं बल लगा रहा हूं और इस डायरेक्शन में मैं 3 न्यूटन का बल लगा रहा हूं। ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परपेंडिकुलर है। तो अब ये जानबूझ के मैंने डाटा लिया है, ये पहले ही से मैंने दिमाग में सेट करके ये लिया है आप लोग को समझाने के लिए। तो पहला सिचुएशन था कि पिंड पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लग रहा था। अब क्या है, इस 5 न्यूटन को भूल जाइए। इस पिंड पे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग 4 न्यूटन का बल लग रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग ये 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो अब जरा मैं ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का अगर मैं परिणामी निकालूं, तो परिणामी का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, वो होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और यहाँ पे ये cos थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का ये जो बल लग रहा है, इनका परिणामी निकालने वाला हूं। तो ये चूंकि ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परपेंडिकुलर है, तो cos यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे तो इतना मान तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा निकालिए परिणामी, वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 4 चौक 16, ये 25, ये अंडर रूट में से निकलेगा तो 5 न्यूटन आएगा। तो अब इसका मतलब जरा समझिए कि ये तो वही सिचुएशन बन गया ना कि किसी पिंड पे 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगे या 2 बल लगे, एक 4 न्यूटन का एक्स एक्सिस में और ये 3 न्यूटन का वाई एक्सिस में, तो इसका भी परिणामी तो 5 आ रहा है। तो टेक्निकल मतलब ये हुआ कि ये जो 5 न्यूटन का बल है, इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, एक 4 न्यूटन का बल और दूसरा 3 न्यूटन का बल। 4 न्यूटन का बल एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है और 3 न्यूटन का बल वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे जैसे अगर इसको रियल में समझना है तो ऐसे समझिए कि एक पिंड पे पहले एक रस्सी बांध के 5 न्यूटन के बल से इस डायरेक्शन में खींचा गया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट अलग तरीके से किया गया। उसी पिंड पे ये एक रस्सी एक्स एक्सिस के अलोंग बांध के 4 न्यूटन और दूसरा रस्सी ये वाई एक्सिस के अलोंग बांध के 3 न्यूटन का बल लगा के, ये दोनों एक साथ लगाए गए 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो आपको ऐसा आभास होगा कि ये पिंड जो है वो न एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है न वाई एक्सिस के अलोंग, बल्कि ये इस एक्सिस के अलोंग चला जा रहा है
और जब इनका परिणामी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 5 न्यूटन ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि आपने इस 5 न्यूटन वाले बल को, जो शुरू शुरू में एक अकेले लग रहा था, इसको आपने 2 भागों में तोड़ दिया और एक्स एक्सिस के अलोंग 4 और वाई एक्सिस के अलोंग 3, और ये पूरा सिचुएशन इस प्रकार से बदला कि रिजल्टेंट 5 ही आएगा। और जब भी कभी वेक्टर का रिजोल्यूशन या उसका कंपोनेंट निकालते हैं तो फिर मेन वेक्टर से कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इनका रिजल्टेंट आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर 4 न्यूटन किस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्स एक्सिस यानी आई कैप, और 3 न्यूटन किस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, जे कैप। तो ये एक प्रकार से ये इसका रिजोल्यूशन हो गया कि ये 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब हुआ इसका रिजल्टेंट आप जान रहे हो वो 5 न्यूटन ही आएगा। ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में मान लीजिए आएगा। तो यानी आपने 5 न्यूटन के बल को आपने 2 भागों में तोड़ दिया, तो ये 2 डायमेंशन में कंपोनेंट रिजॉल्व करना हो गया। तो ऐसे ही हम अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे थ्योरी देखिए पहले 2 डायमेंशन में। तो यहाँ पे अब ये डायग्राम देखिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूं, ये देखिए मान लीजिए ओ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। तो ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, यहाँ पे ये वेक्टर है ओ ए वेक्टर ए वेक्टर। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, इसके 2 कंपोनेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए पहला कंपोनेंट निकालने के लिए, अच्छा ये वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ एक्स एक्सिस पे। मान लीजिए ये यहाँ एन पे काटता है, तो मान लेते हैं ओ से एन तक की दूरी कितनी है, ए एक्स। और इसी प्रकार वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए इसके हेड से मैं वाई एक्सिस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता हूं। तो अब ये मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, ए वाई है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट बना दिए, एक ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग और एक ए वाई जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसको लिखने का तरीका होगा ए वेक्टर बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, लेकिन ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो लिखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये वाई एक्सिस के अलोंग। समझ में आया ना। तो इस ए वेक्टर का आपने 2 कंपोनेंट रिजॉल्व किया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई। यहां पे आपने इसको इस प्रकार से मेंशन भी कर दिया। अब आपको ए एक्स और ए वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो आप ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल मान लीजिए ये ओ था, इसको मैंने ए लिया था और इसको एन लिया था। तो इसके लिए आप जरा कॉस थीटा लगाइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ओ एन, ओ एन को आपने कितना निकाला है, ए एक्स, और कर्ण कितना है, ए। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं, आदेश फॉर्म में ही निकालेंगे। तो ए एक्स का मान कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। इसी प्रकार आप जरा इसमें साइन थीटा लगाइए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ए एन है, ये लंब है ए एन का मान कितना है, इतनी दूरी ए वाई है। तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई, और ये बटे में क्या हो जाएगा, ए। तो ए वाई बराबर क्या आ जाएगा, ए वाई बराबर आ जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे आप ये इसको मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का मान, और फाइनली इसको आप यहाँ पे पुट भी कर दीजिए। तो जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे मान, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो ये इक्वेशन आपसे ये बात कहना चाह रहा है कि आपने एक सदिश ए वेक्टर को 2 भागों में तोड़ा है, उसके 2 कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं, 2 कंपोनेंट बनाए हैं। पहला ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग काम करेगा और ए साइन थीटा वाई एक्सिस के अलोंग काम करेगा। समझ में आया। तो ये किसी वेक्टर का हो गया 2 डायमेंशन में रिजोल्यूशन, मतलब 2 डायमेंशन में आपने उस वेक्टर को क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी को 3D में देखते हैं। तो 3D में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें चेंज होंगी। 3D में 3 डायमेंशन में यहाँ पे एक और चीज जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन 2 डायमेंशन में नहीं आता है, 3 डायमेंशन में ही आता है। डायरेक्शन कोसाइन को बोला जाता है दिक्कोज्या। तो उसके लिए हम लोग 3 डायमेंशन में यहाँ पे ये टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारा 3 डायमेंशन का यहाँ पे टॉपिक। पूरा फिगर एक बार में मत देखिएगा, मैं जितना आपको बता रहा हूं उसको देखिए। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। ये हमारा जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है। अब मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूं।
ओ से लेके पी तक मैंने ये एक वेक्टर लिया और उसका नाम दे दिया आर वेक्टर। ठीक है, इस आर वेक्टर के मैं कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा और इसी के डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोजिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए ये जो आर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बना रहा है और जेड एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। ये तीनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये जो वेक्टर है मान लीजिए इसका हेड जो पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई कॉमा जेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस वेक्टर के हेड से यहाँ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला पॉइंट ए पे, तो ओ से लेके ये ए तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इसी प्रकार मैं यहाँ हेड से परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे बी पे, वाई पे, जो बी पे कट कर रहा है, तो यहाँ ओ से लेके वाई तक की दूरी क्या हो जाएगी, सॉरी बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, वाई। इसी प्रकार जेड एक्सिस पे यहां से ओ से लेके ये सी तक की दूरी हम जेड मेंशन कर देते हैं। ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप जान रहे हैं 3 डायमेंशन में आप पेपर पे 3 डायमेंशन फिगर नहीं बना सकते, वो 2D जैसा ही दिखेगा। ये 3D में आपको ये देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, और ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, ओ ए बराबर एक्स, ओ बी बराबर वाई और ओ जेड बराबर ओ सी बराबर क्या हो गया, जेड। अब इस वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर को लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ओपी वेक्टर बराबर एक्स कंपोनेंट आई कैप यानी एक्स के दिशा में, वाई कंपोनेंट जे कैप वाई के दिशा में, और ये जेड कंपोनेंट के कैप यानी जेड के दिशा में। तो यानी टेक्निकली आपने एक वेक्टर को 3 भागों में तोड़ दिया, ये एक्स एक्सिस के दिशा में, ये वाई और ये जेड एक्सिस के दिशा में काम कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, यहां पे ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो आर सदिश के अलोंग ही यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप, वो कैसे निकलता है, उस वेक्टर में उसी के आप परिमाण से भाग दे दीजिए। ये आर कैप आपको डायग्राम में कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसको इसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। इसी प्रकार y का डायरेक्शन j कैप होता है। तो आपको r का डायरेक्शन निकालना है तो इसी r वेक्टर को आप इसी डायरेक्शन में बढ़ा दीजिए, तो ये जो डायरेक्शन आपको मिलेगा इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, r कैप। तो वो कैसे निकालेंगे, उसी r वेक्टर में उसी के परिमाण से आप भाग दे दीजिए। तो किसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग दे देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, केवल डायरेक्शन बचेगा, और उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ये दैट वेक्टर। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ये r वेक्टर है और ये इसी का मैग्नीट्यूड है। अब हम लोगों को निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखिए सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन होता है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो आप इसी का कॉस ले लीजिए, कॉस अल्फा, ये हो गया पहला डायरेक्शन कोसाइन। यही वेक्टर वाई एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, बीटा, तो आप इसका कॉस ले लीजिए, ये हो जाएगा दूसरा कोसाइन दिक्कोजिया। अब ये जेड एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, जेड एक्सिस से कोण बना रहा है गामा, तो आप इसका कॉस गामा ले लीजिए, ये तीसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इसको निकालेंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है, आप ये पहले वाले ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ओ ए पी, यहां पे आप कॉस अल्फा लीजिए, तो कॉस अल्फा इसका आधार होगा, आधार कितना है, ओ से लेके ए है, तो ओ से ए क्या है, एक्स है, बटे कर्ण क्या है, कर्ण ओपी है, तो ओपी क्या है, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, जेड स्क्वायर। तो ये हो गया पहला डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन इसी प्रकार आप लोग कॉस बीटा निकालिए। तो कॉस बीटा के लिए आपको क्या करना है, कॉस बीटा के लिए आप यहां पे देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए ओ बी पी, तो कॉस बीटा लेंगे तो आधार इसका क्या है, आधार है इसका ओ बी और वो क्या है, वाई, बटे कर्ण क्या है, आर, तो आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। अब आपको तीसरा डायरेक्शन कोसाइन तो सिमिलरली आप कर लीजिए, क्योंकि वो इस फिगर में उसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हो गया तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ पे तीनों डायरेक्शन कोसाइन को मेंशन कर दीजिए। पहला डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसी को सिंबल से एल से दर्शाते हैं, और ये यही हमारा ये आया था। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या आया था, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन आया था कॉस बीटा।
तो यहाँ पे देखिए ये कॉस बीटा, इसको सिंबल से हम लोग एम से दर्शाते हैं, और ये कॉस बीटा। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा का है, इसको सिंबल से एन से दर्शाते हैं, और ये हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये मैंने उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि सभी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि प्रूफ कीजिए जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके आप इनको ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहां से देखिए आप कॉस स्क्वायर अल्फा लीजिए, तो कॉस अल्फा का मान था ही, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अंडर रूट था तो केवल अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है ये, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर गामा। इनको ऐड करिए, नीचे ये एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप देखिए ये ऊपर और ये फैक्टर कट जाएगा और ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये ऑलवेज ट्रू होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस ये इस प्रकार से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। सिंबल में भी इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार सिंबल में भी एग्जाम पूछ देता है, एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से आपने किसी वेक्टर का क्या किया, उसका रिजॉल्व किया 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। ठीक है, उसके कंपोनेंट यानी किसी वेक्टर के आपने कंपोनेंट निकालना सीखा 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन तो ठीक है, वो सिंपल है, सबसे ज्यादा प्रयोग भी इसी का होता है, पर 3 डायमेंशन में जब आप ये कंपोनेंट निकालेंगे तो एक अनदर वर्ड जुड़ जाता है, डायरेक्शन कोसाइन, और यही ज्यादातर पूछा भी जाता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है दिक् खोजिया। ठीक है, तो आपने इस वीडियो से सेगमेंट में आपने ये टॉपिक सीखा कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट यानी उसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।